हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज का जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। प्रैक्टिस सेट नंबर अभी तक हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट को कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने और प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए वहां से। और मैंने आप लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास फिर से शुरू की है। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास, उसमें हम लोगों ने 14 क्लासों को कर लिया है और हम लोगों ने इनकम टैक्स को भी कर लिया है, कॉर्पोरेट अकाउंट की 6 क्लासों को कर लिया है और जो आप लोगों के सिलेबस में है आप लोग उनमें से देख सकते हैं मैंने बहुत सी क्लासों को कर दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने 14 क्लासों को डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में आज के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि दायित्व की कुछ मदें नीचे दी गई हैं। दायित्व की कुछ मदें नीचे दी गई हुई हैं, तो इनमें से ये बताना है कि उपयुक्त में से चालू दायित्व है। इनमें से कौन सा जो है चालू दायित्व है। अब देखो बहुत से बच्चे इंग्लिश की डिमांड करते हैं, तो इंग्लिश में अभी प्रैक्टिस सेट नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से लिए। लेकिन अगर हम लोग इसकी इंग्लिश की बात करें तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे है लायबिलिटी, दायित्व को बोलते हैं हम लोग लायबिलिटी। अब इसमें पूछा है कि लायबिलिटी की जो नीचे आइटम है उनमें से कौन से आइटम जो है वो करेंट लायबिलिटी है आपकी। तो चालू दायित्व को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा चालू दायित्व है। तो बैंक अधिविकर्ष हम लोगों का चालू दायित्व है, ऋण पत्र हम लोगों का चालू दायित्व है, वित्तीय संस्थाओं के ऋण हम लोगों के चालू दायित्व है क्या, अदत्त मजदूरी हम लोगों की चालू दायित्व है क्या, या फिर लेनदार हम लोगों की चालू दायित्व है। तो इनमें से कौन सी मदें, इनमें से कौन से जो आइटम है वो ऐसी कौन सी लायबिलिटी जो है वो करंट लायबिलिटी में है। तो आप लोगों को सही आंसर इसका बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो वो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 4 और 5, मतलब कि हम लोगों का आउटस्टैंडिंग वेजेज एंड क्रेडिटर्स हम लोगों की करंट लायबिलिटी है, या फिर 3, 4 और 5, या फिर 1, 4 और 5, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है हम लोगों को, तो इसका सही आंसर है हम लोगों का पहला, चौथा और 5वां। पहला है हम लोगों का बैंक अधिविकर्ष। अब इसकी इंग्लिश भी हम लोग बात करेंगे तो बैंक अधिविकर्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बैंक अधिविकर्ष को इंग्लिश में बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा कौन से अकाउंट पर मिलती है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा हम लोगों को करेंट अकाउंट पर मिलती है, करेंट अकाउंट पर मिलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। चौथा हम लोगों का जो दिया है, तो चौथा दिया है वो है हम लोगों का अदत्त मजदूरी। तो अदत्त मजदूरी को हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो अदत्त मजदूरी हम लोगों की कैसी एसेट्स रहती है, तो करंट एसेट्स में है हम लोगों का। तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस है इसे बोलते हैं। और 5वां है हम लोगों का लेनदार, और लेनदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो लेनदार को इंग्लिश में क्रेडिटर्स बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो इसका सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो हम लोगों की चालू दायित्व हैं। और चालू दायित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो थोड़े से गलत लिखे हुए हैं, उनको हम लोग सही करके आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो सही आंसर में हम लोगों के हो जाएंगे। तो एक व्यवसाय की लाभदायकता की माप, तो इसके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं कि एक व्यवसाय, एक मतलब बिजनेस है, उसकी लाभदायकता का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी की माप, मतलब उसका मेजर करने हेतु निम्न में से कौन सा अनुपात उपयुक्त होगा। एक मतलब व्यवसाय है, उसका अगर हम लोग गेनिंग रेशियो की बात करें, गेनिंग रेशियो कर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों का कौन सा जो अनुपात है, कौन सा जो रेशियो है वो उपयुक्त होगा, बेनिफिशियल होगा।
तो अम्ल परीक्षण अनुपात हम लोगों का बेनिफिशियल होगा। देखो सबसे पहले अगर हम लोग अनुपात विश्लेषण की बात करते हैं, अनुपात विश्लेषण हम लोग अगर हम लोग बात करें रेशियो एनालिसिस में हम लोगों को जो अनुपात होता है वो 3 कैटेगरी में बटा होता है। कौन कौन सी? एक तो होता है हम लोगों का जो एक कैटेगरी होती है वो होती है हम लोगों की, तो एक कैटेगरी जो होती है हम लोगों की वो होती है, एक सेकेंड, अगर हम लोग पहली कैटेगरी की बात करें तो उसे बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। तो इसे बोलते हैं हम लोग लाभदायकता अनुपात। और लाभदायकता अनुपात को क्या बोलते हैं? तो प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात। दूसरा अनुपात हम लोगों का कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं आवर्त अनुपात। तो उसे बोलते हैं आवर्त अथवा में अगर हम लोग बात करें तो इसी को बोलते हैं क्रियाशीलता अनुपात। आवर्त अथवा क्रियाशीलता अनुपात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशियो या फिर एक्टिविटी रेशियो। इसी को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी रेशियो इसी को बोलते हैं। और तीसरा नंबर जो अनुपात है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं वित्तीय अनुपात। और वित्तीय अनुपात को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रेशियो। तो इनको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल रेशियो। तो अनुपात विश्लेषण में अगर हम लोग अनुपातों का अगर वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 टाइप में करते हैं, लाभदायकता अनुपात, आवर्त अथवा क्रियाशीलता अनुपात और वित्तीय अनुपात। अब लाभदायकता का मतलब हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी से बात करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग कौन कौन से रेशियो निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, इस प्रकार से हम लोग बहुत से रेशियो पर चर्चा करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि लाभदायकता अनुपात की माप के लिए कौन सा अनुपात सबसे उपयुक्त होगा, तो हम लोगों को इसमें कौन कौन से अनुपात पर हम लोग इसमें बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसमें अम्ल परीक्षण अनुपात की बात करेंगे, विनियोजित पूंजी अनुपात पर बात करेंगे, शुद्ध लाभ अनुपात पर बात करेंगे, या फिर ब्याज संरक्षण अनुपात पर बात करेंगे, स्टॉक आवर्त अनुपात पर बात करेंगे, ऋण क्षमता अनुपात पर बात करेंगे। तो इनमें से हम लोगों को लाभदायकता में कौन कौन से को हम लोग यूज करते हैं? तो उपरोक्त में से चालू दायित्व की बात करें हम लोग, तो चालू दायित्व का तो हम लोगों का इसका जो राइट आंसर तो ना, इसका जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसका तो ये सही नहीं लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा अनुपात प्रयुक्त तो होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग यहाँ से, एक सेकेंड, इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से लाभदायकता अनुपात के लिए कौन सा जो है इसमें से यूज होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम लोग लाभदायकता की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा हम लोगों का तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल सॉरी, एक सेकेंड। तो इनके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा जो है हम लोगों को, तो दूसरा और तीसरा हम लोगों का कौन सा है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट रेशियो, और इसे बोलते हैं विनियोजित पूंजी को बोलते हैं कि इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तब जो हम लोग इन पर न्यूमेरिकल की बात करेंगे आप लोगों को, इनको भी हम लोग, अगर आप लोगों को सिलेबस में है ना, तो इनको हम लोग जरूर पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें से जैसे मान लो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक तरीके से ये पार्ट माना जाता है, कुछ हिस्सा इसका कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन का सही और मतलब सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा, ये दोनों इसमें शामिल होंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए एक फर्म के साझेदार हैं। सी जो है, सी 1/3 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कट करेंगे और 1/3 भाग लाभ हेतु फर्म में प्रवेश पाता है तो नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। तो न्यू रेशियो पर हम लोगों को बात करनी है। तो अब लोग कहेंगे कि ये तो सिलेबस पार्टनरशिप का तो है ही नहीं, तो हो सकता है कि रेशियो का क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाए और हो सकता है नहीं भी पूछा जाए। तो ये मत सोचिए कि कौन सी चीज सिलेबस में है, कौन सी चीज नहीं है। कुछ क्वेश्चन बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका कोई पता नहीं है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये मैं आप लोगों से पहले भी कहते आया हूँ कि स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस मैं आप लोगों को समझ विकसित करने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो और सबसे पहली बात, आप लोग ये इन प्रैक्टिस सेट पर देखो, सबसे पहले सिलेबस को देखिए। सिलेबस में मैं जैसे मान लो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग सबसे पहले सिलेबस को पूरा डिटेल में पढ़िए उसको, ठीक है, उसको पढ़िए आप लोग। और मैंने 2 क्लासें उसमें कर दी हैं और क्लासें आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएंगी, तो उनको ध्यान से पढ़िए आप लोग, क्योंकि डिटेल में पूछा जाता है। स्टेटमेंट वाइज मतलब डिटेल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए और बी 3:1 अनुपात में साझेदार है, 3:1 के अनुपात में साझेदार है, और उन्होंने 1/3 भाग के लिए किसको शामिल किया है, सी को शामिल किया है। तो उनका न्यू रेशियो क्या होगा, उनका लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ए का हिस्सा और बी का हिस्सा लिखेंगे हम लोग, तो ए का हिस्सा कितना है, 3/4 है। 3/4 कैसे आया, क्योंकि ए का हिस्सा कितना है 3 और टोटल हिस्सा कितने हैं 4, तो नीचे टोटल आएगा और ऊपर आएगा ए का हिस्सा 3। उसके बाद बी का हिस्सा कितना है 1/4। अब उसमें जो है सी कितने के लिए आता है, तो सी 1/3 भाग के लिए प्रवेश में करता है। सी 1/3 भाग के लिए प्रवेश करता है, मतलब कि जब सी आएगा तो कुल हिस्से कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। उसमें से एक कौन ले लेगा, सी ले लेगा, तो बचे इसने कितने 2/3। तो 2/3 ये लेंगे और 2/3 बी लेंगे। और सी के पास कितना हिस्सा है, तो सी के पास पहले से ही 1/3 हिस्सा है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऊपर की वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर की वैल्यू से करेंगे, तो 3 दूनी हम लोगों के हो जाएंगे 6 और 4 तिया हो जाएंगे 12। 2 एकम 2 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए नीचे अंक लिखा हुआ है 12, यहाँ पर भी 12, तो इसमें ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी 12 हो जाए, तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएंगे 4 और नीचे हो जाएंगे 12, क्योंकि 4 तिया 12। अब 12, 12 और 12 यहाँ से कैंसिल किया हम लोगों ने, 6, 2 और 4। अगर एक ही टेबल से कटे तो इनको काट दीजिए और नहीं कटे तो मत काटिए। 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1:2 इनका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है, आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि वार्षिकी पद्धति में, पुनर्मूल्यांकित पद्धति में, ह्रास कोष पद्धति में, या फिर कार्यरत घंटा दर से। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है एन्युटी मेथड से, रिवैल्यूएशन मेथड से, डेप्रिसिएशन फंड मेथड से, या फिर कार्यरत घंटा दर पद्धति से। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्न में से किस पद्धति में संपत्ति का जो मूल्य होता है वो आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है। तो इसका जो सही आंसर है हम लोगों का वो हो जाएगा ह्रास कोष पद्धति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्रास कोष पद्धति इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 नंबर में कि एक स्कूल के आय और व्यय खाते को डेबिट किया जाएगा। एक स्कूल के आय और व्यय खाते को किसमें डेबिट किया जाएगा, शिक्षण शुल्क के साथ वार्षिक पुरस्कार की राशि जो पुरस्कार खाते से दी गई हो, भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे, या छात्रों से वसूला गया अर्थदंड।
तो इनमें से इस एक स्कूल के आय व्यय खाते में खाते को डेबिट किया जाएगा। आय व्यय खाते को कब हम लोग डेबिट करेंगे? डेबिट का मतलब होता है कि हम लोग इसको कब हम लोग रेडी करेंगे। शिक्षक शुल्क के साथ वार्षिक पुरस्कार की राशि जो पुरस्कार खाते में दी गई हो, भूगोल हेतु खरीदे गए नक्शे या फिर छात्रों से वसूला गया अर्थदंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वार्षिक पुरस्कार की राशि जो पुरस्कार खाते से दी हो। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रशासन एवं प्रबंध उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। प्रशासन एवं प्रबंध एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ओवरहेड प्रतिशत के रूप में किस पर वसूल किए जाते हैं? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष सामग्री के, प्रत्यक्ष मजदूरी के, मूल लागत के या फिर कारखाना लागत के। प्रशासन एवं प्रबंध उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में किस पर वसूल किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट पर वसूल किए जाते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट पर वसूल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारखाना लागत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि लागत योग ठेका उपयोगी है। लागत योग ठेका कहाँ पर उपयोगी होता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट उपयोगी होता है ठेकेदार के लिए, सहकारिता के लिए या फिर दोनों के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लागत योग ठेका है वो किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठेकेदार के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के एमसीक्यू हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? अस्पतालों में, ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में। अस्पतालों में लागत निर्धारण की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो मैंने सभी जगह कौन सी विधि कौन सी जगह यूज होती है ये पर मैंने बात की हुई है, ठीक है। परिचालन लागत विधि अस्पतालों में होगी, इकाई लागत विधि, उपकार्य लागत विधि या फिर समूह लागत विधि। इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या फिर ग्रुप कॉस्टिंग। अस्पतालों में लागत निर्धारण के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है परिचालन विधि उसमें यूज की जाती है। अस्पतालों में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि परिवर्तनशील लागत अनुपात जो दिया है वो 30% है और स्थायी लागत दी है 1,26,000। तो सम विच्छेद बिंदु होगा हम लोगों का। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन मैं अभी एक टॉपिक करवा रहा हूं, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। एक टॉपिक मैं करवा रहा हूं कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो ये उसी का टॉपिक का ये एक सवाल है और उस टॉपिक में मैंने हम लोगों ने अभी तक आप लोगों को कंट्रीब्यूशन बता दिया है, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं और इन पर हम लोगों ने गहन तरीके से अच्छी तरीके से चर्चा की हुई है। बस ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको हम लोगों को और करना है। बीईपी निकालना सीखेंगे हम लोग, सम विच्छेद बिंदु होता क्या है, सम विच्छेद बिंदु का दूसरा नाम क्या क्या होते हैं, इस पर मैंने बात की हुई है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप लोग क्लास को जरूर देखें। अब इसका जो सही आंसर है वो हम लोगों को बताना है कि लागत मात्रा अनुपात, अगर हम लोग लागत मात्रा अनुपात की बात करें, पीवी रेशियो की बात करें, पीवी अगर रेशियो की बात करें तो पीवी रेशियो कैसे आता है? तो पीवी रेशियो आता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है तो वो है 30%।
और 30% अगर हम लोग रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें से रखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 70%। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रतिशत है तो यहाँ पर भी लिखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और 100 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 70% हम लोगों का पीवी रेशियो हो जाएगा। पीवी रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 70%। अब हमें पूछा गया है स्थायी लागत दी है 1,26,000, तो हम लोगों को सम विच्छेद बिंदु बताना है। तो BEP और BEP अगर हम लोग रुपीज में बात करें, BEP दो तरीके से आता है, एक रुपीज में आता है, एक यूनिट में आता है। तो BEP हम लोगों को रुपए में पूछा है, तो रुपए में हम लोग अगर बात करें तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा तो इसमें लगेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो ये फॉर्मूला लगता है, इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो 1,26,000 है हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो कितना है, तो वो पीवी रेशियो जो दिया है वो दिया है 30%। तो अगर हम लोग इसको पीवी रेशियो हम लोगों को 30 नहीं है 70% है, तो पीवी रेशियो दिया है 70%। तो इस यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे और अगर हम लोग 7 को यहाँ से कट करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएंगे और हम लोगों के यहाँ पे हो जाएंगे 7 8 56 और 70% है यहाँ पे, जो प्रतिशत का अगर साइन हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 और 2 बिंदी और रखेंगे तो जो हो जाएगा 1,80,000। तो पीवी रेशियो का BEP हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा। तो इस पर हम लोग बात करेंगे अभी कॉस्ट अकाउंटिंग में। जब मैं आप लोगों को कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट जो पूरा टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा तो इसमें दो क्लासें हो चुकी हैं और क्लास हम लोगों को करनी है, ठीक है, तो उसमें और अच्छी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि यदि पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान हो सकता है अंश प्रीमियम या लाभानी खाते से, बिल्कुल हो सकता है, अंश पूंजी से, लाभानी खाते से, पूंजी शोधन कोष खाते से, पूंजी शोधन कोष खाते से। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि स्टाफिंग का कार्य है। स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग मैनेजमेंट का कार्य होता है। तो स्टाफिंग हम लोगों को, देखो अगर मैनेजमेंट में अगर हम लोग वर्क की बात करें तो मैनेजमेंट के जो वर्क हैं वो 5 होते हैं। तो वो 5 वर्कों में स्टाफिंग भी होता है। तो स्टाफिंग का क्या काम होता है, भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, कार्य पर नियुक्त करना या फिर ये सभी कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्टाफिंग का कार्य ये सभी होता है, भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, कार्य पर नियुक्त करना। तो स्टाफिंग जो मैंने एमसीक्यू करवाए हुए हैं तो स्टाफिंग में आप लोग जाके मैनेजमेंट में 11 क्लासें हुई हैं उनको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, तो वह विचारधारा कौन सी है, परंपरागत विचारधारा, आधुनिक विचारधारा, नव परंपरागत विचारधारा। ऐसी विचारधारा जो संगठन के उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त है, तो ऐसी विचारधारा को क्या कहते हैं, तो ऐसी विचारधारा को अब परंपरागत विचारधारा कहते हैं, जो उच्च पदों के लिए अनुपयुक्त होती है, परंपरागत विचारधारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना कौन करता है, संचालक मंडल करता है, मध्य प्रबंध करता है, निम्न प्रबंध करता है या फिर उच्च प्रबंध करता है। किसी उपक्रम में जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट करता है, लोअर मैनेजमेंट करता है या फिर टॉप मैनेजमेंट करता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है
और वो हो जाएगा हम लोगों का किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना उच्च प्रबंध के द्वारा की जाती है। तो 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। नियोजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। जॉर्ज आर टेरी, सभी विद्वानों ने अलग अलग नियोजन के प्रकार बताए हैं। किसी ने 7, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 4। तो जॉर्ज आर टेरी ने कितने नियोजन के प्रकार बताए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 बताए हैं। वो 4 बताए हैं, और वो जो 4 कार्य बताए हैं उनको हम लोगों ने मैनेजमेंट में आप लोगों को प्लानिंग का जो करवाए हुए एमसीक्यू उसमें करवाया हुआ है। तो उनको आप लोग जरूर देख लीजिए। यहाँ पे डिटेल करेंगे तो इससे ज्यादा देखो समय खर्च होगा। अब मैंने वहां पर भी आप लोगों को वीडियो में बता दिया है चीजें, और यहाँ पर भी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो आप लोगों का समय वैसा हो जाएगा, थोड़ा सा खराब ही होगा, क्योंकि वहां पर भी पढ़ो यहाँ पर भी पढ़ो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चीजें हैं वो उनको वहीं से देखें। यहाँ पर डिटेल हम लोग कम करने वाले हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि प्रबंध तथा प्रशासन में अंतर करना भ्रामक है। यह कथन किसका है? न्यूमैन का है, कोल का है, वीच का है या फिर किम्बल का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है किम्बल साहब ने ये बात कही थी कि प्रबंध में और प्रशासन में अंतर करना भ्रामक हो सकता है। तो यह कथन किम्बल साहब ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक निजी कंपनी नहीं कर सकती है, एक निजी कंपनी अंश जारी नहीं कर सकती। तो अंश क्रय हेतु जनता को आमंत्रण नहीं दे सकती, तो नहीं कर सकती, ये काम नहीं कर सकती। अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध करती है। सदस्यों की संख्या सीमित करना होती है, या फिर अंकेक्षण की नियुक्ति कर सकती है। तो एक निजी कंपनी नहीं कर सकती है, तो निजी कंपनी अंश क्रय हेतु जनता को आमंत्रण नहीं कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि वो निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी में आपका खुद का पैसा होगा। तो अगर पब्लिक से मांगोगे तो वो पब्लिक कंपनी नहीं बन जाएगी। तो निजी कंपनी अंशों को जारी नहीं कर सकती है, जनता को अंशों के लिए जारी नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि 46 व्यक्तियों का एक ऐसा संघ जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन व्यापार कर रहा है कहलाएगा? एक निजी कंपनी कहलाएगा, एक साझेदारी कहलाएगी, एक असंवैधानिक संघ कहलाएगा, या फिर एक सार्वजनिक कंपनी कहलाएगी? तो 46 व्यक्तियों का अगर संघ है, और 46 व्यक्तियों का जो संघ है और वो व्यापार कर रहा है, और वो उसका जो पंजीकृत है वो पंजीकृत नहीं हुआ है, तो वो एक अवैधानिक संघ माना जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया है अपने आप को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। कंपनी अधिनियम 1956, और वर्तमान की बात करें तो 2013। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि सीमित साझेदारी का आशय क्या है? सीमित साझेदारी अगर बात करें तो भारत में ऐसी साझेदारी प्रचलन में नहीं है। तो सीमित साझेदारी में सभी साझेदारों की देनदारी सीमित होती है, कुछ साझेदारों की देनदारी सीमित होती है, साझेदारों की संख्या सीमित होती है, व्यवसाय की पूंजी सीमित होती है। तो सीमित साझेदारी में कुछ साझेदारों की देनदारी जो होती है वो सीमित होती है। तो ऐसी साझेदारी जो ऐसी पार्टनरशिप भारत में प्रचलन में नहीं है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर साझेदारी की बात करें तो साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932 है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत में कौन सी जो साझेदारी प्रचलित में है, तो ऐसी साझेदारी जिनमें साझेदारों की जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, तो भारत में ऐसी साझेदारियां प्रचलन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, 19 नंबर में लिखा हुआ है कि व्यवसायिक पूर्ण संगठन प्राप्त किया जा सकता है। व्यवसायिक पूर्ण संगठन प्राप्त किया जा सकता है अंतःपारसी निर्देशन से, संयोजित न्यास से, सम्मिश्रण से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो व्यवसायिक पूर्ण संगठन प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का
सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सम्मिश्रण से हम लोगों को अमलगमेशन की बात करते हैं हम लोग इसमें, तो इससे व्यावसायिक पूर्ण संगणन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में कि जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? विशिष्ट शुल्क कहलाता है, राजस्व शुल्क कहलाता है, उत्पाद शुल्क कहलाता है, या फिर यथा मूल्य शुल्क कहलाता है। तो जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का विशिष्ट शुल्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका विशिष्ट शुल्क का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास विचार किसने दिया था? किफायत का विरोधाभास किसने दिया था? सैमुअल्सन ने, अमर्त्य सेन ने, वर्नोड मैन डेविले ने, या फिर पिगू ने? तो प्रारंभ में जो किफायत का जो विरोधाभास नियम है या फिर विचार है, तो ये जो है वो सैमुअल्सन साहब ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति का प्रतिपादन करता है? भारत में निम्न में से कौन सी राजकोषीय नीति का प्रतिपादन करता है? निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का प्रतिपादन करता है? तो योजना आयोग करता है, वित्त मंत्रालय करता है, वित्त आयोग करता है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो निम्न में से राजकोषीय नीति का जो प्रतिपादन है तो वो भारत में कौन करता है? तो राजकोषीय नीति का जो प्रतिपादन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, 23 नंबर में लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घ काल में एक फर्म स्थिर संतुलन में होगी यदि कीमत बराबर है सीमांत आगम के, सीमांत लागत के, औसत स्थिर लागत के, औसत परिवर्तनशील लागत के। यदि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घ काल में एक फर्म संतुलन में होगी यदि कीमत बराबर होगी किसके? तो कीमत बराबर होगी हम लोगों की सीमांत लागत की। अगर कीमत बराबर होती है तो एक फर्म संतुलन की स्थिति में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा साधन लागतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में शामिल नहीं है? तो इनमें से जो है एनएनपी में कौन सी चीज शामिल नहीं है? अवितरित लाभ, लगान, स्थिर पूंजी का उपभोग, या फिर ब्याज। इनमें से साधन लागतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, तो इसका जो राइट आंसर है स्थिर पूंजी का उपभोग जो है तो इसको शामिल नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये एक तरीके से राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, और राष्ट्रीय आय में अगर हम लोग बात करें, जब मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, जब हम लोग प्रैक्टिस करने के बाद अगर हम लोगों के पास समय बचेगा तो हम लोग इनके जो है इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। हर एक एग्जाम में वो काम आएगी। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स को पढ़ाएंगे फुल डिटेल में, फुल उसके एमसीक्यू भी करवाएंगे, और फ्री में हम लोग आपको यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट को उपलब्ध कराएंगे। ऐसा कंटेंट जो आप लोगों ने पेड बैच में ले रखा होगा, ऐसा जो आप लोगों ने पेड बैच में पढ़े होंगे या फिर कहीं आप लोगों ने अपनी स्टडी में किया होगा, तो ऐसा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि आभास लगान के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्राप्त होता है उत्पादन के सभी साधनों द्वारा अल्पकाल में, उत्पादन के सभी साधनों द्वारा दीर्घकाल में, उत्पादन के स्थिर साधनों द्वारा दीर्घकाल में, या फिर उत्पादन के स्थिर साधनों द्वारा अल्पकाल में। तो आभास लगान है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
को आभास जो लगान होता है वो हमें किनसे प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है आभास लगान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्पादन के स्थिर साधनों के द्वारा अल्पकाल में जो होता है वो हम लोगों को आभास लगान प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, 26 में लिखा हुआ है, निम्न में से समंकों को 6, 10, 15 और 20 का हरात्मक मान हार्मोनिक मीन होगा, तो इनका जो है हार्मोनिक मीन कितना होगा, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा हम लोगों का 10.43 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैसे होगा इस पर हम लोग बात करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 6, 10, 15 और 20। हम लोगों की जो x है, मतलब जो चर वैल्यू है, नंबर दिए हैं, तो वो कितने हैं, 6, 10, 15, 20। अगर हम लोग इनके रेसिप्रोकल की बात करते हैं, तो नंबरों की बात करते हैं, द्वितुक्रम की बात करते हैं, तो 6 का होगा 0.1667 होगा, इसका जो होगा 0.10000 होगा, इसका जो होगा 0.06667 होगा। एक टेबल होती है हम लोगों की जो इस प्रकार के जो हार्मोनिक मीन होते हैं और ज्योमेट्री मीन होते हैं उनको निकालने में काम आती है। तो 0.5000 लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल ये हम लोग बोलते हैं उनको। तो जब हम लोग स्टैटिक्स में आप लोगों को करवाएंगे, तो स्टैटिक्स में भी मैंने 16 क्लासें बना दी हैं, तो आप लोग उनको जाके, अगर आप लोगों के सिलेबस में है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो अगर हो तो देखिए, नहीं तो कोई नहीं। अगर आप लोग और कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं और अगर उसमें है तो आप लोग वहाँ से जाके मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आप लोग बहुत से सब्जेक्ट मैंने उसमें डाल रखे हैं, आप लोग वहाँ से जाके अपनी तैयारी को देख सकते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करें तो n इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो n बराबर हम लोग हो जाएंगे, 4 नंबर है तो n बराबर 4 हो जाएंगे। और इनका अगर हम लोग टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल करेंगे तो 0.38337 हो जाएगा। और अगर हम लोग HM की बात करें, हार्मोनिक मीन की बात करें, तो सिग्मा रेसिप्रोकल की बात करेंगे और इनका जो राइट आंसर होगा, इनका नंबर होगा n बराबर, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग रखेंगे 0.38337 डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 तो 1 सेकेंड। हाँ, तो अब अगर हम लोगों की बात करते हैं तो इसको जो हम लोगों को नंबर कौन सा चाहिए, तो हम लोगों को 4 डिवाइड बाई 0.38377 से करेंगे। और अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 10.43, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.43। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10.43 आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को हो सकता है कि क्वेश्चन ना समझ में आए, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर आप लोग एग्जाम में कहेंगे कि ये नंबर याद करने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इन नंबरों को आप लोग कहाँ से देखेंगे, अगर याद होंगे तो भी तो करेंगे, तो इसको क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, Q1 बराबर D1 के और D1 बराबर P1 के, Q3 बराबर P75 के, या फिर Q2 बराबर सत्य नहीं है पूछा है, Q2 बराबर D5 के, या फिर P50 के, या फिर D5 बराबर P20 के। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि यदि संभव विभ्रम 0.05 तथा n बराबर 16 तो सहसंबंध गुणांक होगा। तो जो सहसंबंध गुणांक होगा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लोगों को होमवर्क में करना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव का प्रदर्शन प्रदर्शन किया था जे वाइनर ने, आर मेंडले ने, या फिर बी ओहनलिन ने, या फिर जे कूपमैन ने। तो सीमा संघ के व्यापार प्रत्यावर्तन प्रभाव का जो है प्रदर्शन जो किया था वो किया था आर मेंडले साहब ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आज के प्रैक्टिस सेट का कि डॉन पेंटिकिंस ने अनुपातिकता को निम्न में से किस प्रभाव के सहारे सिद्ध किया है? कीमत प्रभाव के सहारे सिद्ध किया है, आय प्रभाव के सहारे, प्रतिस्थापन प्रभाव के सहारे, या फिर वास्तविक शेष प्रभाव के सहारे सिद्ध किया है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वास्तविक शेष प्रभाव के आधार पर डॉन पेंटी ने अनुपातिकता को वास्तविक शेष प्रभाव के सहारे सिद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 किया है। तो प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं। आज की प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किए हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और प्रैक्टिस सेट आगे लेकर आता रहूँगा। डिटेल में क्लास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर डिटेल बताने लगे तो आप लोगों की क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और 30 क्वेश्चन आप लोगों की 1-2 घंटे में हो पाएंगे और आप कहेंगे कि टाइम काट रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करते हैं 30 क्वेश्चन 30 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बीच बीच में हम लोग डिस्कस भी करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन बिना डिस्कस के नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और मेरे द्वारा ये प्रयास जो है आप लोगों के लिए अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एसपी एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।